हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मेरा लेक्चर्स है वो लेक्चर्स है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम सिंगल रेनफोर्स्ड बीम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जो रेनफोर्समेंट तो आपकी रेनफोर्स्ड बीम होती है, रेनफोर्स्ड बीम को आपको कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि इसमें दो चीज यूज होती है, कंक्रीट यूज होती है, दूसरा आपकी स्टील यूज होती है। तब आपको ये दोनों मिलके आपकी रेनफोर्समेंट या रेनफोर्स्ड बीम बनता है। इस दो चीज मिलके बनती है आपकी, एक कंक्रीट दूसरी आपकी स्टील। तो आपकी कंक्रीट के स्पेस स्टेन डायग्राम के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक। और दूसरा आपके स्पेस स्टेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील एंड HYSD बार के कर्व के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों को हम अपने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, इन दोनों के कर्व के बारे में। क्योंकि इसी कर्व से हमें क्या मिलता है, स्पेस डायग्राम मिलता है कंक्रीट का, और स्ट्रेस डायग्राम मिलता है किसका, स्टील का। भी हम पढ़ेंगे इन दोनों का। जो स्ट्रेट डायग्राम होता है वो अलग से मिलता है, उसके बाद हम डिफ्लेक्शन के थ्रू स्ट्रेन डायग्राम प्राप्त करते हैं। लेकिन हम सिंगल रेनफोर्स्ड बीम को पढ़ने से पहले क्या करते हैं, इसके बेसिक को देखते हैं, क्योंकि हमारे बेसिक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज के। तो इसमें हमने आपको बताया कि दो तरह के कर्व यूज करते हैं। तो हमारी ये जो कर्व है, हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये है कंक्रीट की। तो इसमें हम कौन सी कंक्रीट का ग्रेड यूज किए हैं, हम M20 ग्रेड के कंक्रीट के बनाए हुए कर्व। आप M30 का बना सकते हैं, M25 का बना सकते हो, और डेटा के मान पे थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, क्योंकि इस कर्व के बारे में, हम इस कर्व को कैसे ड्रा करते हैं, इसके बारे में अपने वीडियो में पढ़ चुका हूँ। तो हमारी जो डिजाइन कर्व फॉर द M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है M20। तो आपकी जो M20 है ये सबसे ज्यादा पॉइंट है। M20 ले लीजिए आप 25। तो M20 में आपकी जो 20 होती है वो आपकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है FC। ये भी आपकी FC। लेकिन जो M होती है वो हमारी क्या होती है, मिक्स होती है। मिक्स मतलब जो आप ये चीजों को मिलाते हैं, जैसे आप सैंड सीमेंट सैंड सीमेंट एंड एग्रीगेट आप ऐड करते हो, इस सबको मिला के आपका क्या बनता है, मिक्स बनता है। अब ये क्या बना है, इस मिक्स का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है वो 20 होगा। ठीक। लेकिन आपकी ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम कब डिफाइन करते हैं, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम कब डिफाइन करते हैं, जब हम 5% डेटा को इंक्लूड इंक्लूड नहीं करते हैं तब। लेकिन उसके पहले हमारी जो FC होता है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। ये हमारा एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। क्या हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक मटेरियल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। एफसी की जो है आपकी, एफसी के आपकी एक मटेरियल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। एफसी के हमारा एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ मटेरियल है। क्यों, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ मटेरियल। तो आपको पता होनी चाहिए, आपकी जो मटेरियल होते हैं, उस मटेरियल, मान लो आप सैंड ले लो, उस सैंड के हर एक कण की, हर एक मिनरल की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है, हर एक कण की मिनरल की प्रॉपर्टी अलग होती है। ऐसे ही आप एग्रीगेट ले लो, जब आप एग्रीगेट लोगे तो एग्रीगेट के हर एक पार्टिकल के अंदर जो मिनरल होते हैं उसके मिनरल सेम नहीं होते, इसलिए आप इन सबको मिला के, आप यहाँ भी सैंड ले लो, उसके बाद आप यहाँ पर एग्रीगेट लो, आप यहाँ से फिर सीमेंट ले लो। तो सीमेंट में भी कुछ चेंजेस आती हैं, क्योंकि इसमें जो आर्गेलियस और कैलकेरियस आप मिलाते हो, उसको उसके केमिकल, उसके जो मिनरल होते हैं उसमें चेंज। तो आप मान लीजिए, आप इस कर्व को ड्रा करने के लिए, आप इस कर्व को ड्रा करने के लिए कम से कम 1000 से ज्यादा क्या करते हो, क्यूब लेते हो। क्यूब लेते हैं फ्रेंड्स, हम क्यूब में हमेशा स्पेसमैन लेंगे, सैंपल की बात नहीं करेंगे। स्पेसमैन, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एक सैंपल की बात यदि आप करते हो, आपको 3 स्पेसमैन की बात होती है। इसलिए हम जहां भी यूज करेंगे हमेशा स्पेसमैन यूज करेंगे, हम क्यूब नहीं बोलेंगे, अरे हम इस सैंपल नहीं बोलेंगे, यानी हम स्पेसमैन बोलेंगे। तो आपका एम एफ सी की क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्योंकि आप जितनी भी करो, मतलब क्यूब बनाओगे, 1000 क्यूब, हर एक क्यूब में क्या होता है, कंक्रीट भी थोड़ी सी इसकी मिनरल प्रॉपर्टी चेंज है, यानी सैंड की
एग्रीगेट की भी कुछ मिनरल प्रॉपर्टी चेंज है, कुछ सीमेंट की मिनरल प्रॉपर्टी चेंज। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, हजार, इसीलिए हम क्या करते हैं, 1000 क्यूब को लेते हैं, उसके बाद उसको हम उस पर टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के दौरान हमें एक कर्व प्राप्त होता है जिसके हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। ये हमारी क्या है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर हम क्या करते हैं, हमारी जो कोड बोलती है वो बोलती है कि आप कि एज पर IS कोड 456 क्लास 36.1 स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब साइज। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये भी आ गया, इसकी साइज। हमारी साइज दो तरह का हम यूज करते हैं क्यूब का। पहले जो साइज इन्होंने कोड बोला है, वो कोड बोला है कि आप 150 बाई 150 बाई 150 का यूज करोगे। इन्होंने ये नहीं बोला कि आपको कितनी साइज आप एग्रीगेट के ऊपर 150 बाई 150 बाई 150 का क्यूब बनाओगे। ठीक है, तो हम ये एक IS कोड है, उसमें ये लिखा है कि ये जो कोड है, यानी इसमें जब 90 यानी 19 से ज्यादा यदि साइज ऑफ एग्रीगेट हो गया, आपका साइज ऑफ एग्रीगेट, तो आप क्या करोगे, 19 से ज्यादा साइड ऑफ एग्रीगेट होने पर आप हमेशा 150 बाई 150 बाई 150 का क्यूब बनाओगे। यदि आपका साइज ऑफ जो एग्रीगेट होता है, इसकी साइज 19 से कम है, तो आप क्या करिए, आप 100 150 बजाय के आप 100 mm बाई 100 का आप क्या करोगे, क्यूब बनाएंगे। अब उस क्यूब को आप टेस्ट किए, टेस्ट के दौरान आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्राप्त हुआ। अब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में भी हम क्या करते हैं, बिलो 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 विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सेप्टेड टू फॉल। यानी हमारी यदि आप 1000 क्यूब को टेस्ट कर रहे हो, यानी 1000 स्पेसमेन को आप टेस्ट कर रहे हो, 1000 में सिर्फ 5%, यानी आपका सिर्फ 50 क्यूब आप, मतलब 50 क्यूब, सिर्फ 50 क्यूब या 50 स्पेसमैन की जो वैल्यू होती है। मान लीजिए आपने जो कंक्रीट बनाया है M25 का बनाया है, तो M25 में का सिर्फ 50 क्यूब जो होगा वो M25 से कम होगा। मान लीजिए M75 मतलब FCQ होता है, क्योंकि हमने FCQ डिफाइन कर लिया, तो हमारे MP होता है, MP यानी मेगा पास्कल होता है। तो सिर्फ 5 यानी 1000 में से सिर्फ 50 क्यूब ऐसे है, यानी 50 स्पेसमैन आपकी ऐसी है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 25 मेगापास्कल से कम है। बाकी आपकी जो 950 क्यूब है वो हमारी M20 से ज्यादा है, यानी 25 मेगापास्कल से ज्यादा। आप देखिए कितनी ह्यूज मात्रा में आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लियो। तो इसलिए हमारी एफसी की क्या होती है, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एफसी के में हम गामा एम को भी डिवाइड करते हैं, यानी गामा एम सी को भी तो हम डिवाइड करते हैं। जो हमारी गामा एम सी होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द वर्क पर्पज से होती है, कि आपकी जो सीजनिंग, मान लीजिए हमें, हमने जो डिजाइन बनाया है, ऐसे कंडीशन में हमें स्ट्रक्चर बनाना है कहाँ, जहाँ का टेम्परेचर बहुत लो है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जा रहा है। ठीक है, आपकी वर्किंग प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पा रही, यानी आपकी जो लेबर्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, आपकी यदि काम, आपकी साइड पर काम होना स्टार्ट हुआ तो वहाँ बारिश आ गई, बारिश होने से आपके कानून में प्रॉब्लम, तो उसमें मेनी फैक्टर आप होते हैं, फिनिशिंग में होती है, कंपैक्शन में होती है, मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में। इसके लिए हम एक और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का गुणा करते हैं 1.5, क्योंकि इंजीनियर को ये सब नहीं मालूम होता है कि वो जब अ, अपने जो डायग्राम बनाया, यानी उन्होंने जो डिजाइन कर्व बनाया, वो बनाया अपना, एक तरह के ग्राफ होते हैं ना, कि बिल्डिंग के बनाने से पहले उनका वो स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है, ड्राइंग। वो ड्राइंग जो बनाया वो तो अपने एक लैब में बैठ के बनाया, नहीं अपने ऑफिस में बैठ के बनाया। उनको क्या पता है कि जब इसको ये चीज जब फील्ड पर जाएगी और वहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, तो वहाँ का कंडीशन कैसा है, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ बारिश हो गई या वहाँ जो लेबर्स वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक और फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड कर देते हैं जो 1.5 होती है। यानी आप हमारा एक एफसी की एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, एक 1.5 एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो ये हमारी किसकी बेसिक थी, हमारी M20 के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इस
डायग्राम को हम M20 का डायग्राम के बारे में पढ़े। ये हमारी जो डेटा होती है 0.45 FC की होती है। ये 45 FC के कहाँ से आया था इसके बारे में आपको पढ़ा दिया था हमने। हमने बताया था कि हमने अमेरिका का क्यूब यूज करते हैं, यानी अमेरिका का सिलेंड्रिकल यूज करते हैं, और हम इंडियन एक क्यूब यूज करते हैं। सिलेंड्रिकल उनकी 150 बाई 300 की होती है, 300 की। हमारी जो क्यूब होती है वो 150 बाई 150 की होती है। तो उनके जो स्ट्रेंथ मिला था, यानी जो हमारी सिलेंड्रिकल और क्यूब में रिलेशन होता है 0.8 FCK होता है। FCK कौन सा है? हमारा इंडियंस का होता है। अब FC हमारी क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है। ये अमेरिका के द्वारा टेस्ट परफॉर्मेंस किया गया था। कहाँ किया गया था? लैब में किया गया था। जब अमेरिका के द्वारा ये लैब में किया गया तो उन्होंने ये कहा कि हम इस कर्व को फील्ड में ले जाएंगे, यानी फील्ड में बनाएंगे। तो क्योंकि हमारी लैब में जो कर्व आई थी वो कर्व ऐसे मतलब काफी ऐसे पाई थी, तो उसके बाद हमें लैब को आने के बाद हमने फील्ड में आया तो उसमें एक स्ट्रेन हमको मिला था 0.002। तो उसी स्ट्रेन से हमने क्या किया? कर्व को स्ट्रेट बना दिया। तो हमने कर्व को स्ट्रेट बना ली, इसलिए आप देखोगे कि 0.002 के बाद आपकी कर्व स्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि डिफरेंस ग्रेड के क्यूब आप टेस्टिंग करते हो। M10, M20, M25, M35, M30, M35। उसके बाद आप देखते हो कि आपकी एक जो स्ट्रेन होती है, यानी 0.002, उस पे हर एक कर्व की पीक वैल्यू मिलती है। उसके बाद हम क्या करते हैं? हमारी लैब में थी, लैब से हमने जब फील्ड में आया तो हमारी जो इधर वाली पोर्शन वाली कर्व थी, यानी आपकी ऐसे बनी थी। हमारी वीडियो में इसको हम अच्छे से बने फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपकी एक पीक डेटा मिली थी, यानी 0.002 था। और इसके बाद हमने इसको क्या किया था? फील्ड, ये हमारी लैब में थी, लैब से जब हमने फील्ड में आया तो इसको स्टेट मान लिया। स्टेट मान लिया तो हमारी ये स्टेट किसकी है? फील्ड में आने के बाद। और उसके बाद हम अमेरिका ने ये क्या था? अमेरिका ने जब इसको लैब से उन्होंने फील्ड में आया, उन्होंने भी 85% ही लिया इस वैल्यू का। यानी FC का, अपने सिलेंड्रिकल का जो उन्होंने टेस्ट लैब में किया था, जब वो फील्ड में आया सिर्फ उसका 85 लिए। इसलिए आप सिर्फ 85% अमेरिका ने लिया, तो वो जो उनकी नई वैल्यू मिली FC, वो 85% ऑफ FC। अब हम इंडिया FC के बाद आपका क्या है? 0.8 FCK है। आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब आपको 0.8 FCK पुट करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 0.67 या तो 0.68 मिलता है। तो FCK ये हमारी हो गई। अब हम इंडियन है अपना, वहाँ भी उन्होंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया तो हम भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करेंगे, गामा MC, यानी कंक्रीट के लिए। आप यहाँ पर फिर डिवाइड कर दो 1.5 से, तो आपको 0.45 FCK मिल जाएगा, या 0.4447 FCK आपकी डेटा मिल जाएगी। यानी आपकी जो यहाँ पर एक कर्व की वैल्यू है, यहाँ पे कि आपकी कर्व की वैल्यू 0.45 FCK है। अब उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेन दो हमारी स्ट्रेन है, हमने जो बताया था 0.002 पे हमारी क्या थी? पीक वैल्यू मिले थे। उसके बाद हमने स्टेट मान लिया था। स्टेट हमने हमारी जो अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट था वो 0.0035 था। एक कोड ने बताया है कि आपको इस पे आपको क्रैक मिल जाता है। क्रैक यानी इसके बाद आपकी जो कंक्रीट होगी वो क्रैश हो जाती है, यानी इसको हम क्रैशिंग पॉइंट भी बोलते हैं। आपको देखो ये कर्व हमारी ये थी, अब ये आपकी क्या है? स्ट्रेन है, ये आपकी स्ट्रेस है। अब हमारी ये बीम सेक्शन है। हम क्या करेंगे? इस कर्व को बीम सेक्शन पर प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या की? हमारी प्योर कंप्रेशन यानी प्योर कंक्रीट का है, तो हम ये क्या करते हैं? उठा के इसके न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पुट करना जाएंगे। जब आप पुट करिए तो आपका फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा। यानी ये हमारी क्या होगी? अटैच कर दीजिए आप। अटैच करेंगे तो हमारी ये बीम हो जाएगी। बीम के बाद हमारी ये कर्व है, कौन सी कर्व? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। वे आपकी 0.45 FCK है ना। अब यहाँ पर हम आपकी स्ट्रेन है। आप स्ट्रेन डायग्राम जब बनाइएगा तो उसमें स्ट्रेन, हमारा स्ट्रेन डायग्राम अभी हम आगे देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रेन डायग्राम होती है वो कैसे बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद हमारी जो 3D फॉर्म में ये दिखेगी, ये आपकी 2D फॉर्म है। देखिए
कि आपको अब उसको जब हमें 3D फॉर्म में देखना है तो आपको देखिए आपकी 3D फॉर्म में है फेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट एट द बीम सेक्शन, यानी बीम सेक्शन पे ये एक्ट किया हुआ है, लगा हुआ है। इसमें आपकी ये जो वैल्यू है, आपकी ये वैल्यू कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक आपकी सब वैल्यू 0.45 FC के 0.45 FC, ठीक है। अब इसके बाद ये आपकी क्या थी, डेप्थ है, इसमें स्ट्रेन वैल्यू दी होती है आपकी। अब एक कंक्रीट स्पेस ब्लॉक इन द कंप्रेशन फॉर ए बीम, यानी आपका कंप्रेशन है और नीचे आपके क्या है, टेंशन है। टेंशन में हम देखेंगे अभी कि सिर्फ स्टील होता है, वहां पर कंक्रीट क्यों नहीं होता, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। आप उसके बाद एक कर्व को हमने क्या किया, 3D फॉर्म में बीम पर देख लिया। अब इसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसको कैलकुलेशन इसका स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। कैसे करते हैं उसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप एडजस्टीज आप क्या करिए, इस वाले पार्ट को आप ऐसे फॉर्मेशन में कर दीजिए। अब इसको यदि, क्योंकि आपका यहाँ पे स्ट्रेस मिल गया आपकी, वो स्ट्रेन कितना हो गया देखेंगे हम, कितना रिक्टेंगल पार्ट होता है, कितना पैराबोलिक पार्ट होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और दूसरा हमारा जो है फेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील, क्योंकि हमने बताया था आपको रेनफोर्स्ड, यदि आपको बीम पढ़ना है तो आपको दो कर्व के अच्छे के बारे में जानकारी, क्योंकि आपने जो इस कर्व के बारे में पढ़ा तो आपको देखिए इससे नॉलेज हो गया कि हमें इस कर्व को पढ़ने से, इस कर्व को बनाने के बाद हम कैसे इस डायग्राम में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील। तो इसमें भी आपकी दो स्टील होती है, एक होती है माइल्ड स्टील और दूसरी होती है आपकी HYSD वार। जो आपकी माइल्ड स्टील होती है उसमें आप ये कर्व ऐसा नहीं बनता, माइल्ड स्टील का वो सीधा सा कर्व ऐसे बनता है फ्रेंड्स, हमारी माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कोई भी रेसिडुअल स्ट्रेन नहीं बचती और उस पर कोई भी रेसिडुअल यानी यील्ड पॉइंट को डिफाइन, क्योंकि यील्ड पॉइंट उसमें डिफाइन पहले से रहती है, और जबकि HYSD वार को में यील्ड पॉइंट में डिफाइन करना पड़ता है। तो आप देखिए ये हमारी कर्व है, हम इस पे एक वीडियो बना चुके हैं, सेपरेट वीडियो, वो आप देख सकते हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी लास्ट पॉइंट होती है, यानी स्टार्ट होती है कर्व की, ये हमारी लास्ट पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक हमारी कर्व क्या होती है, ये कर्व है, ये स्टील की कर्व है फ्रेंड्स। कौन से स्टील, HYSD बार। और HYSD बार में दो हम यूज करते हैं, 415 यूज करते हैं और एक हम यूज करते हैं 500, एक हम 500 यूज करते हैं। तो हमारी ये की है, हमारी लगभग 415 की ये है। तो आपको एक कर्व मिला, उसके बाद आपकी ये कर्व देखिए, इसके बाद आपकी कर्व यहाँ से जाने के बाद प्योर स्टेट हो जाती है, यानी कि पहले आपकी स्पेस बढ़ रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर पहुंच गए हो आपकी स्पेस कांस्टेंट हो जाएगी और स्ट्रेन में परिवर्तन होने लगेगा। और इसी का हम अभी फायदा उठाएंगे किसमें, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में। अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में ही क्या होता है कि स्ट्रेस कांस्टेंट होता है, स्ट्रेन बढ़ता जाता है। स्ट्रेन बढ़ने के कारण जो कंक्रीट की में स्ट्रेन है यानी 0.0035 वो वो पहुंचती है, बट थोड़ा सा समय लगने है, मतलब समय लगता है उसको 0.0035 अचीव करने पर। वहाँ पर जो फेलर होता है वो हमारी फेलर डक्टाइल फेलर होता है, उसके बारे में अभी आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स आगे। तो ये आपकी जो कर्व है वो कर्व ऑफ एजिस हो, देखिए आपकी जो ऊपर की कर्व थी स्पेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट थी, ये हमारी जो नीचे का कर्व है ये आपकी कर्व है स्पेस स्ट्रेन कर्व ऑफ HYSD बार में हम 415 और 500 यूज करेंगे। अब देखिए आपकी यहाँ तक ये स्ट्रेट है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपकी पैराबोलिक है, फिर आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई, लाइन हो गई, ये आपकी पैराबोलिक है और ये आपकी स्ट्रेट है। इस कर्व को हमने ड्रा कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से, इस कर्व को हमने पढ़ लिया। अब इन दोनों कर्व का यूज करके हम रेनफोर्समेंट बीम का डिजाइन करेंगे, बट उसके पहले आपकी देखिए, के पहले आप यहाँ देखो कि आप यहाँ पर स्टील का कर्व बनाए हो, लेकिन आपका नीचे कंक्रीट भी तो है,
पार्ट में आपका कंक्रीट भी तो है मेंबर में, यहाँ से यहाँ तक, कि यहाँ पर कंक्रीट भी तो बैठा है। अब इस कंक्रीट को यहाँ कर्व क्यों नहीं बनाया, उसके बारे में देखते हैं हम कंक्रीट का कर्व क्यों नहीं बनाते हैं। देखिए हमारी कंक्रीट का कर्व हम किस लिए नहीं बनाते उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप एक टेस्टिंग यूज करते हो, इस टेस्टिंग का नाम है मॉड्यूलस ऑफ रैप्चर्स, जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट निकालने के लिए मॉड्यूलस ऑफ रैप्चर्स आप टेस्टिंग करते हो। तो उसमें क्या करते हो, वहां से आपको एक फार्मूला मिलता है जो कि हमारी फार्मूला होती है, तो हम यूज करते हैं स्ट्रेस एट द क्रैकिंग ऑफ द कंक्रीट, यानी हमारी जो क्रैक कहाँ पर कहीं भी यदि क्रैक जनरेट हो रहा है तो वहां पर आप उस फार्मूला से स्ट्रेस जनरेट कर मतलब फाइंड आउट कर पा सकेंगे। तो हमारी ये क्या है फार्मूला, इस फार्मूला का यूज करके उस पॉइंट पर जहाँ पर क्रैक जनरेट हो रहा हो वहां पर आप स्ट्रेस निकाल सकते हो। और ये हमारे टेस्टिंग मॉड्यूलस ऑफ रैप्चर के थ्रू होता है, इसको हम यानी मॉड्यूलस ऑफ रैप्चर्स भी बोलते हैं। कि हमें इस मान लीजिए जैसे आप यहाँ का आपका यहाँ पर क्रैक जनरेट होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू होगी 0.7 एफ सी के, एफ सी ओनली 0.7 एफ सी। अब उसके बाद इस जगह पर यानी आप जब आपके बीम में 0.7 एफ सी के का स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस पर हमारी जो कंक्रीट होती है वो क्या होती है, रैप्चर्स हो सकती है। क्योंकि आप जब टेस्ट परफॉर्मेंस करते हो फ्रेंड्स, टेस्ट के बारे में आप क्या करते हो, एक क्यूब बनाते हो ऐसे, और यहाँ पर क्या करते हो एक्सियल लोड दो लगाते हो, 150 बाई 150 बाई 700 का बनाते हो आप। तो उसमें हम क्या करते हैं 200 का डिस्टेंस पर लगाते हैं उसमें, उसके बाद इसमें हमारा ऐसे रैप्चर्स यानी फ्रैक्चर्स कंक्रीट में क्या होता है क्रैक जनरेट होता है। तो इसमें हमारी जो स्ट्रेस जनरेट होती है उस समय, तो स्ट्रेस उस 0.7 जब से की आती, ये हमारी आईएस कोड ने दी है। अब यानी हमारी जब रैप्चर्स होती है उस समय हमें स्ट्रेस का मान पता चल गया है, तो उस समय हमारी जो स्ट्रेस का मान होगा वो कितना होगा 0.7 एफ सी के। तो आपकी उस समय स्ट्रेस कितनी है 0.7 एफ सी के। उसके बाद आप क्या करो स्ट्रेन निकालना चाहो तो आप जानते हो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप कंक्रीट आपका जानते हो आप क्या होती है एफ सी के अराउंड 5000 एफ सी के। तो आप क्या करोगे, आपको स्ट्रेस पता है उसमें उस पार्ट का, आपका यहाँ पे स्ट्रेस पता है, आप यहाँ क्या करिए, यहाँ आप डिवाइड कर दीजिए इसी से, इसी हमारा क्या है मॉडुलस ऑफ रैप्चर्स ऑफ द, हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, यानी कंक्रीट की क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसी, ये हमारी क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो आपको 0.7 देखिए हमारा 0.7 एफ सी के अपान 5000 से एफ सी के आपका कट गया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिल गया स्ट्रेन मिल गया, ये हमें स्ट्रेन मिल गया, स्ट्रेन हमारी कितना है 0.1 इंटू 10⁻⁴। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्ट्रेन जनरेट हो रहा है कब, जब हम लोड लगा रहे हैं, तो वो हमारी जब हमारी मेंबर्स के निचले वाले पार्ट में यानी टेंसाइल वाले पार्ट में जब क्रैक आ रहा है उस समय हमारी जो क्रैक में स्ट्रेन जनरेट हो रहा है वो 1.4 इंटू 10⁻⁴ के बराबर का स्ट्रेन जनरेट होता है। ठीक है, तो हम एक बार कंपेयर कराते हैं किसके टॉप वाले स्ट्रेन से, क्योंकि आप जब यहाँ पे टॉप स्ट्रेन आपका कितना बनता है, आपका अभी आपका एक आईएस कोड आप पढ़े होंगे फ्रेंड्स, आपका जो टॉप में स्ट्रेन जनरेट होता है वो कितना जनरेट होता है यहाँ पर आपका, यहाँ का 0.0035 जनरेट होता है। अब यहाँ पर हमने अभी देखा कि कंक्रीट के केस में, कंक्रीट नॉट फॉर स्टील, कंक्रीट में हमने देखा कितना 1.4 टू 10⁻⁴ का जनरेट होता है। यदि आप इन दोनों में कंपेयर करो फ्रेंड्स, तो मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा बीम है, यानी आपके पास एक बीम है जो 500 मीटर डेप्थ का है ना, ये आपके पास बीम, यहाँ सिर्फ कंक्रीट लगा है, हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, कि इसकी डेप्थ आप मान लीजिए 500 mm है। ठीक है, अब इसमें कितना चेंजमेंट आ जाए, ये
क्रैक जनरेट हो जाएगा। आप देखो तो आपको स्ट्रेन कितना पता है, यानी टाप में कितना चेंजमेंट आ जाए, तो टाप में इसमें अब ये स्ट्रेन पता है हमारे चेंजमेंट निकालना, तो डेल्टा एल अपान एल इंटू 0.0035। यहाँ से आप यदि डेल्टा निकालना चाहेंगे 0.0035 इंटू 500, आपको अप्रॉक्स 1.75 मिल जाएगा। ठीक है, बट आप यदि यहाँ निकालना चाहो तो यहाँ डेल्टा एल बराबर 0.00014 टू 10 इंटू 500। अब यहाँ पर करिए तो 0.07 आ रहा। देखिए कितने एक इतना ही स्ट्रेन लगाने पर, यानी पॉइंट लगभग 500 में सिर्फ 0.07 यानी लगभग 1 यानी 7 का 100 पार्ट, 7 का 100 पार्ट भाग में यदि उतना ही हमारा क्रैक जनरेट हो जाएगा, उतना जब आपकी स्टेट डेवलप होती है 0.07 FC। तो देखिए आपको इतना नेकेड आइज यानी आपको आँख से भी नहीं दिखेगा, आपको क्रैक जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ही और स्ट्रेस यानी लोड बढ़ाओगे वैसे ही हमारी ये क्रैक क्या होगी, फेल हो जाएगी। यानी जब भी हमारी कंक्रीट फेल होती है, हमेशा हमारी कंक्रीट क्रैशिंग में फेल होती है, क्रश के दौरान फेल होती है। यानी उसका जो कंक्रीट होगा वो तो छोड़ देगा सरफेस को, या तो धीरे धीरे चूर होके नीचे गिरने लगेगा। तो इसलिए देखिए आपकी सिर्फ इतना ही चेंजमेंट हुआ इस मेंबर्स में, यदि यहाँ के मेंबर में तो थोड़ा सा मान लीजिए ये वाले पार्ट में इधर थोड़ा सा में चेंजमेंट हुआ, तो आपके क्या होगी, ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर है कोलैप्स कर जाएगा। यानी बीम है, यहाँ से इस वाले पार्ट में भी थोड़ा सा भी चेंज हुआ 0.07 का, तो क्रैक जनरेट हो जाएगा। यदि आप बॉटम में देखो, बॉटम में यदि आप 300 का ले लो तो 300 का आप निकाल लीजिए, यहाँ पर 0.0035 से गुणा करके एक बार निकाल लीजिए, एक बार 0.00014 से निकाल लीजिए, तब भी देखिए कि 0.14 यानी 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ से स्ट्रेन हमका बहुत कम ही वैल्यू आएगा कि आप उस वैल्यू पर क्या होगा, यहाँ क्रैक जनरेट हो पाएगा, हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स कि हमारी एक जब हमने देख लिया कितनी पर वैल्यू हमारी क्रैक जनरेट हो जा रही, बहुत कम, जो कि हमारी नेकेड आइज आँख से भी नहीं दिखती है, इतना उसमें क्रैक आया है। और हमारी स्ट्रक्चर क्या होती है, धीरे धीरे क्रैक बढ़ता जाता है और एटलीस्ट कोलैप्स कर जाता है। तो हमने ये तो हमारी स्ट्रेस मिल गया, अरे स्ट्रेन मिल गई, किसमें मिली स्ट्रेन, कंक्रीट में मिली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसी को क्रैक को, यहाँ पर हमारी स्टील भी तो हमने प्रोवाइड की है, प्रोवाइड की थी हमने, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेन कंपैक्टिबिलिटी का इक्वेशन लगाएंगे। अब इसमें आप क्या करोगे कि स्ट्रेन जो हमारी कंपैक्टिबिलिटी होती है के थ्रू हम क्या करते हैं, स्ट्रेन एट द क्रैकिंग इन स्टील इसके बराबर होगा स्ट्रेन इन स्टील। यानी आप जब फ्रॉम स्ट्रेन कंपैक्टिबिलिटी आप लगाओगे कंपैक्टिबिलिटी, तो इसमें आपको जो कि स्ट्रेन इज स्टील होगा वो स्ट्रेन इज क्या होगा, कंक्रीट के बराबर होगा। और हमने पढ़ा कि हमारे जो स्ट्रेन इज कंक्रीट वो कितना है, 1.4 इंटू 10⁻⁴, 1.4 इंटू 10⁻⁴। आपको यदि स्ट्रेन पता चल गया कंक्रीट में तो आप स्ट्रेस निकाल लो, स्ट्रेस जब आप निकाल लोगे तो आपको स्ट्रेस मिलेगा, आपकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अब स्टील पता है 2 इंटू 10⁵ MPa। अब जब इसका गुणा करो फ्रेंड्स तो आपको मिलेगा 28 MPa। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जब भी आप मतलब लोड लगाते हो ना, लोड लगाने पर सबसे पहले जो लोड लेता है वो हमारे कंक्रीट ही लेगा। कंप्रेशन में भी कंक्रीट लेगा, टेंशन में भी कंक्रीट लेगा। के बाद यदि आप कंप्रेशन में स्टील प्रोवाइड किए हो तब स्टील लेगा, यदि आप टेंशन में स्टील प्रोवाइड किए हो तब स्टील लेगा। यानी पहले वो कंक्रीट ले लेगा उसके बाद ही स्टील लेगा। तो 28 MPa का कब आ रहा है, जब हमने सिर्फ जनरेट किया 0.07 FCK का। यानी इससे ज्यादा हम थोड़ा सा भी स्पेस जनरेट करेंगे और बढ़ा देंगे तो हमारी स्ट्रेन में और परिवर्तन आ जाएगी। यानी आपका यदि 28 मेगा पास्कल से थोड़ा भी ज्यादा यदि आप
लोड बढ़ाओ यानी स्ट्रेस बढ़ाओ तो आपका जो मेंबर है यहाँ से वो क्रैश होके गिरना स्टार्ट कर जाएगा। यानी हमने देखा था कि हमारी लगभग, अब देखिए जबकि यहाँ पर जो 28 मेगा पास्कल ये क्या है, स्टेनलेस इन स्टील है। यानी स्टील जबकि हमारी हम यूज करते हैं 250 या फिर 415 या फिर 500, यानी हमारी इतना ही तो लेगी, लेकिन बट हमारी 28 मेगा पास्कल तक साथ देगी कंक्रीट का। यानी 28 मेगा पास्कल तक कंक्रीट साथ देगा स्टील का, स्टील साथ देगी कंक्रीट का, यानी दोनों एक दूसरे से कंबाइंड रहेंगे। और जैसे ही 28 मेगा पास्कल से ज्यादा लोड आएगा वो हमारी जो कंक्रीट है वो साथ छोड़ देती है, किसकी साथ छोड़ देगी, स्टील की। तो वहां पर सिर्फ स्टील बचेगा और कंक्रीट पूरी तरह से नीचे गिर जाएगी, क्रैक होके नीचे गिर जाती है। इसीलिए हम इस क्रैक्स को बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, उसमें हम स्टील प्रोवाइड कर देते हैं कि स्टील उसके लोड को बियर, उसके स्ट्रेस को बियर कर देती रहे। तो देखिए, यानी इसलिए हम इस वाले पार्ट को इग्नोर कर देंगे। हम पहले केस में तो लिए कि पहले केस में हमारी बीम थी, बीम में यहाँ पर कंक्रीट है, यानी हमारी ये जो कंक्रीट है एक कंप्रेशन की कंक्रीट है और जो नीचे टेंशन की कंक्रीट है। बट हमारी 0.07 एफसी के पर ही क्रैक स्टार्ट हो गया था। यानी उस समय हमारी सिर्फ 28 मेगा पास्कल का स्ट्रेस ही बियर कर पा रही थी कंक्रीट, और उससे ज्यादा कंक्रीट बियर नहीं कर पाएगी में टेंशन, क्योंकि हमारी टेंशन में कंक्रीट वीक होती है। तो हमने इसके वजह को इसको बचाने के लिए हमने वहाँ स्टील भेज दिया कि स्टील जाओ तुम वहाँ का लोड बियर करो, यानी वहाँ का स्ट्रेस। तो उसके बाद हमने यहाँ का कंक्रीट को नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ के कंक्रीट को हटा दिया। कंक्रीट को जब हमने हटाया तो यहाँ की कंक्रीट हट चुकी है, यहाँ पर ब्लैंक है, यानी यहाँ पर कोई कंक्रीट नहीं, यहाँ पर ओनली स्टील बचा है। इसलिए आप देखो ये ग्राफ का जब आप एनालिसिस करते हो तो यहाँ सिर्फ स्टील है, यहाँ इसलिए हम क्या करते हैं कंक्रीट को नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम इसलिए कंक्रीट का कर्व नहीं ड्रा करते, ओनली हम स्टील का कर्व ही ड्रा करते हैं। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए जो ये फंडा है कि कौन सा इग्नोर करेंगे, तो ये आईएस कोड क्लास नंबर 38.1 में है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर, क्योंकि हमारे 0.8 मेगा पास्कल थी, ये बहुत कम होती है कंपेयर टू स्टील, क्योंकि स्टील हमारा 250 यूज करो, मान लो आजकल ये 250 यूज नहीं होती क्योंकि इसमें थ्रेड नहीं बने होते हैं, वो हमारी प्लेन बार होती है। लेकिन आप या फिर 415 का यूज करो या फिर 500 का यूज करो, आप देखोगे तो इसके कंपेयर में 28 मेगा पास्कल बहुत कम है। इसलिए हम यहाँ क्या करते इग्नोर कर देते। देखिए आपकी क्रैक कैसे कंक्रीट पूरी तरह से नीचे गिर चुकी है, सिर्फ का यानी स्टील की साथ छोड़ चुकी है कंक्रीट। हमारी कंक्रीट थी 28 मेगा पास्कल के बाद ये क्या करेगी, साथ छोड़ देगी कंक्रीट का मतलब स्टील का। अब यहाँ सिर्फ क्या बचा है, यहाँ सिर्फ हमें बचेगा स्टील। तो इसीलिए हमारा जो कर्व बनेगा यहाँ पर आपका वली कर्व बनता है स्टील का, नॉट ए कंक्रीट, यानी यहाँ पर आपकी कंक्रीट नहीं रहेगी, नॉट कंक्रीट। ये हमारी कॉन्सेप्ट डिफरेंस क्यों हम इग्नोर कर देते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, आईएस कोड में ने भी बोला है कि आप इग्नोर कर दो। अब हमारा आते हैं अगला अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है क्लॉज 38.1 में, वो है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन इवन आफ्टर द बेंडिंग। में आपका जो प्लेन सेक्शन है, यहाँ पर देखिए आपके जो सेक्शन है, यहाँ पे सेक्शन ये है, ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन आपकी प्लेन है। और उसके बाद आपकी ये बीम बेंड हुई है, बेंड होने के बाद ये आपका बेबी सेक्शन क्या है, प्लेन ही है, यानी फिर भी आपकी जो सेक्शन है वो प्लेन है। तो इन्होंने यही कहा कि बेंडिंग से पहले भी आपसे सेक्शन प्लेन है सरफेस, और बेंडिंग के बाद भी आपसी सेक्शन की सरफेस प्लेन है। ये हमारी इसके बारे में हम एक अच्छे से वीडियो बनाए फ्रेंड्स, वो आप देख लीजिए कि एक कर्व पार्ट होता है, तो कर्व हमारा 3D में होता है, जबकि हम प्लेन में हमेशा 2D की बात करते हैं, इसलिए हम एक कर्व वाली सरफेस को नेग्लेक्ट करते हैं। और 2D में क्योंकि हमारा कर्व में हमेशा कर्व का फॉर्म होता है, कर्व का फॉर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारा सिर्फ प्लेन सरफेस को लेते हैं। भले ये प्लेन सरफेस का फॉर्मेशन हो फ्रेंड्स, जैसे ये हमारे ओरिजेंटल से 90 डिग्री पर, भले आपका ऐसे हो,
लेकिन आपके ये वाली पार्ट कर्व नहीं होनी चाहिए, यानी ये वाली पार्ट ऐसे नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, ऐसा होना चाहिए। इसलिए आफ्टर द बेंडिंग, यानी बेंडिंग के बाद भी ऐसी होगी, बेंडिंग के पहले तो हमारी है ही। तो हमारी कंसेप्ट था एक और। हम क्या करते हैं, इस वाले सरफेस को लेते हैं, इस सरफेस से स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। तो हमने ये सरफेस को ले लिया, यानी ए बी सी डी अब ले लो। इस कर्व को हम इसमें से छोटा सा बाल पार्ट यहाँ से लिया कर, ये वाले, इसको हम एनालिसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट लिया, इस वाले पार्ट में आप क्या करें, कर्व ड्रा किए हो, ये हमारी इस यानी स्ट्रेन की कर्व है, यही हमारे फेलर पॉइंट को डिफाइन करेगी भी बीम में, सिंगल बीम में जब हम पढ़ेंगे ना, तो यही चीज हमारे फेलर कंडीशन को हमेशा डिफाइन करती है। और जबकि जो स्ट्रेस होती है वो स्ट्रेंथ बताती है, यानी वो हमारी बीम की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, और जो स्ट्रेस होती है वो हमेशा फेलर कंडीशन को बताती है। और ये हमारी जो पी क्यू है, आफ्टर द बेंडिंग, एंड बेंडिंग के बाद का आपका प्लेन है, और जो ए बी है वो बेंडिंग के पहले का आपका प्लेन है। तो इस प्लेन में क्या करते हैं, डिफरेंस आ जाता है। ये क्यों डिफरेंस आता है, डिफ्लेक्शन की वजह से आता है। यदि आप डिफ्लेक्शन लगाओगे तो डिफ्लेक्शन के कारण उसमें बीम में क्या होते हैं, टॉप एंड बॉटम, बॉटम में कंप्रेशन आता है, टॉप में कंप्रेशन आता है, और बॉटम में टेंशन आता है। मतलब कंप्रेशन और टेंशन की वजह से क्या होते हैं, मेंबर में हमारी मोमेंट जनरेट होते हैं, उसके थ्रू मोमेंट के कारण ही हमारी उसमें परिवर्तन आते हैं कर्व में, इस तरह का कारण। तो हम क्या किए, स्ट्रेन में हमारा परिवर्तन आया। अब जैसे जैसे देखो आपकी स्ट्रेन वैल्यू बढ़ रही है, यानी डेल्टा एक्स यानी चेंजमेंट ऑफ बढ़ रही है, उस वजह से आपकी लेंथ पाथ द न्यूट्रल एक्सिस भी बढ़ रही है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा एक्स है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है एक्स। यहाँ से हमें ये मिल गया कि हमारे जो कर्व होता है, यानी ये कर्व हमारी जो बनी है, यानी जो डायग्राम बना है वो डायग्राम हमारा लीनियर होगा, यानी ये हमारी जो डायग्राम है लीनियर है, ये हमारी जो है फ्रेंड्स लीनियर है। इसके इसी से हम क्या कहते हैं, डेल्टा एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स हमारी क्या है, स्ट्रेन है। यानी आपकी स्ट्रेन में तो लीनियर होती है, यहाँ से आपको यह डिफाइन होता है कि आपकी जो लीनियर स्ट्रेन की डायग्राम होती है वो लीनियर होती है। अब देखिए आपकी मैक्सिमम 0.0035 विल फेल बाय क्रैशिंग। आपके जब भी कंक्रीट में 0.0035 का स्ट्रेन आ जाएगा, तो उस स्ट्रेन पर हमारी कंक्रीट क्रैश हो जाती है। आप यदि एग्जाम्पल का लेना चाहते हो तो आप एक छोटा सा चैप का टुकड़ा लो और उस पर दाबो, तो देखो पैर के नीचे रख के दाबिए तो वो हमें क्रैश हो जाता है। और जबकि वही टुकड़ा बड़ा होता है तो अपने हाथ में रख के दाबिए तो बीच से ब्रेक हो जाएगा, यानी वो सिलेंडरनेस रेशियो का उस पर इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स। कि हमारा हमारी ये जो क्रैकिंग इससे ज़्यादा भी आएगा, यदि स्ट्रेन इससे ज़्यादा आ गया 0.00035, तो यहाँ के पर हमारी जो जो बीम होगा वो क्रैश कर जाएगा, यानी जो कंक्रीट का बना हुआ हमारा स्ट्रक्चर है वो क्रैश कर जाती है। अब हम आते हैं, ये डेटा को निकालते हैं। अभी तो हमने कंसेप्ट के बारे में बेसिक पढ़ लिया, अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसमें कुछ वैल्यू को। तो हमारी इन फिगर हमने पी क्यू देख लिया, पी क्यू हमारी क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी। फिगर में देखिए आप कि आपकी पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है आपकी, एक क्यू। तो आपकी ये पी क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इन द फिगर पी क्यू स्ट्रेट लाइन एंड इट रिप्रेजेंटेड द स्ट्रेन अक्रॉस द सेक्शन। हमने ये पढ़ लिया कि स्ट्रेन रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज ऑफ लेंथ अपॉन लेंथ। यही तो हमने पढ़ा है, डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। वी हैव द टू ट्राइंगल इन नेचुरल एक्सिस। हमारी नेचुरल एक्सिस के ऊपर दो ट्राइंगल है। देखिए आपकी नेचुरल एक्सिस है, यहाँ के ऊपर एक ट्राइंगल ही है, दूसरा ट्राइंगल ये है, यानी आपका नेचुरल एक्सिस के ऊपर क्या है, आपकी दो ट्राइंगल है। आप लॉन्गर ट्राइंगल पर जो आपकी स्ट्रेन है वो कितना है, लॉन्गर ट्राइंगल पर, लॉन्गर ट्राइंगल पर स्ट्रेन आपकी है 0.0035, और जो स्मॉलर ट्राइंगल है वहां पर आपकी स्ट्रेन क्या है, 0.002। और जो लॉन्गर ट्राइंगल की लैटिट्यूड है, यानी उसका न्यूट्रल एक्सिस है, वो जो डिस्टेंस पर है, वो हमारी एक्सयू हमने माना, एक्सयू हमारी क्या है, डिस्टेंस होता है नेचुरल एक्सिस से हमारा कंप्रेशन के फाइबर का
के बीच का डिस्टेंस, और अल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल एक्स को हमने मान लिया, हमने ऊपर x1 माना है इसको, और इसके नीचे हमने क्या किया h2 मान लिया। अब x1 और h2 का हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो हम इसमें करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे, ट्राइंगल आप इसमें नाम दीजिए, ओ दे दीजिए, अब इसको m दे दीजिए, तो उस b दे दीजिए, और यहाँ पर a, तो हम ट्राइंगल की बात करेंगे ओ ए सी एंड ट्राइंगल ओ पी बी। तो इसमें देखिए, आप छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल की बात करिए तो आप 0.0035 अपान 0.002 इक्वल टू, आपने टॉप को पहले इसका बड़ा ट्राइंगल का लिया, अपान ये पूरा कर दो, यू इधर लिख दो, तो आज छोटे का लिया तो छोटा का h2, तो यहाँ से हम h2 का क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए आपने वही इक्वेशन लिखा 0.0035 अपन 0.002 एक्स अपन h2, फिर उसके बाद हमने यहाँ से जीरो हटाने की कोशिश कर, जीरो हटा दिया, h2 हमने, h2 का मान हमारा क्या आ गया, यहाँ से आपके आएगा 4/7 XU, h2 का मान, हमारे h2 का मान आ गया 4/7 x। अब पूरा कितना है, पूरा आपका XU है, अब पूरा आपका XU है, आप उसमें से 4/7 XU घटा दीजिए, तो आपका x1 का मान 3/7 XU आ जाएगा, यानी h2 का मान x1 3/7 XU, x2 का मान 4/7 XU। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमारी कहाँ पर आई है, कि हमारी यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ आया किसमें, स्ट्रेन की। अब ये स्ट्रेन का आया है, तो हम स्ट्रेन के जो हमारी ये डायग्राम है, फिर हमारी, यानी हमारी एज 10.002 तक भी तो हमारी स्ट्रेस कितना थी, 0.0045 FC का था, यानी आपकी 0.02% स्ट्रेन पर भी तो आपकी स्ट्रेस कितनी है कंक्रीट में, 0.45 FC की है। यानी यहाँ से हम ये भी मान सकते हैं कि जो हमारी ये डिस्टेंस 4/7 10 में आई हो कंक्रीट पर भी लागू होगी। तो इसमें हम ये 4/7 XU इसको भी यहाँ कर देंगे 3/7, यानी यहाँ भी यहाँ 4 FC के है, और भी 0.45 या बोल लीजिए 0.447 FC के। अब हम क्या करते हैं कि पे फोर्स कितना जनरेट होगा कंक्रीट में, उसको कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। फोर्स के पहले आपको एरिया निकालना पड़ता है, एरिया के बारे में हम देख लेते हैं। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिक्टेंगल पोर्शन, ये आपकी क्या है, ये आपकी रिक्टेंगल पोर्शन है इतना, तो रिक्टेंगल पोर्शन में आपकी स्ट्रेस कितनी है, 0.447 FC के। अब इसकी एरिया निकालनी है, तो इसकी विड्थ भी है, देखिए अब इसकी पूरी विड्थ यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी, ही है ना, और उसके बाद आपकी इसकी डेप्थ कितनी है, 3/7 XU, इसकी डेप्थ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3/7 XU। तो आपको ब्रीथ पता है, देखिए रिक्टेंगल है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये भी तो रेक्टेंगुलर है। अब इस पे स्ट्रेस कितना लग रहा था, तो स्ट्रेस आपका ये पूरा लगा है, यहाँ पे यहीं पर तो स्ट्रेस लगा 0.45 FC के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकाल लीजिए 3/7 XU इंटू बी, क्योंकि हमने रिक्टेंगल पोर्शन आपको बताया कि आपकी जो रिक्टेंगल पोर्शन है वो तो यही है, ये हमारी क्या है, रिक्टेंगल पोर्शन है आपकी, रिक्टेंगल पोर्शन पे हमने क्या किया, एरिया निकाल लिया यहाँ पर, और उसके बाद हम ये वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, किसके वाले पार्ट का, जो हमारे यहाँ पर पैराबोलिक पार्ट है, हमारी पैराबोलिक पार्ट है, और जबकि ऊपर एक रिक्टेंगल पार्ट है। तो हमने स्ट्रेस निकाल, यानी एरिया निकाल लिया, हम इसमें स्ट्रेस हमें पता कितना है, 0.45 FC के है। आपको निकालना क्या, फोर्स निकालना, फोर्स क्या हो, फोर्स इंटू एरिया, तो आपको स्ट्रेस कितना है, 0.45 FC की यहाँ पर पता है ना फ्रेंड्स आपको, 0.45 FC के। आपको उसके बाद एरिया आपने यहाँ से निकाल लिया, इसका मल्टीपल कर लो, आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें कितना वन यानी फोर्स लग रहा है। अब रिक्टेंगल वाले पार्ट का
गणना कर लिए, हम क्या करते हैं जो पैराबोलिक पार्ट है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने यहाँ से जो हमारे C1 की वैल्यू मिली है वो आप देख लो, 0.447 FC के B इंटू 3/7 XU। यहाँ पर आपकी कितना क्या है, एरिया है, और ये आपकी क्या है, स्ट्रेस। तो एरिया इंटू स्ट्रेस आपको क्या मिल जाएगा, 4। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये रिक्टेंगल निकाले पैराबोलिक का 4। अब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए कि आपका जो C1 है वो कहाँ एक्ट करेगा, यानी कहाँ पर लगेगा। दिस फोर्स एक्ट एट द सेंट्रॉइड ऑफ द रिक्टेंगल ब्लॉक, यानी जो आपका फोर्स C1 है वो कहाँ पर लगेगा, जो आपका रिक्टेंगल ब्लॉक है उसके सेंटर पर लगेगा। The centroid will be at the distance from x1 by 2 from the top surface of the beam। ये कितना है, हमारी मान लीजिए आपका x है 1 था, ये कितना लगेगा, x1/2। देखिए यहीं पर तो वो है x1/2 है। कहाँ से, टॉप फाइबर ऑफ द कंक्रीट। कौन सा कंक्रीट, कंप्रेशन मेंबर का। तो x1/2 आपका कितना आएगा, 3/7, 1/2 कर दीजिए XU, आपका 3/40 XU आ गया। आपका x1/2 यानी सेंट्रोइड से डिस्टेंस मिल गया C1 का। अब हम कैलकुलेशन करते हैं पैराबोलिक पार्ट का। तो एरिया ऑफ द पैराबोलिक पार्ट क्या होता है आपका, 2/3 BH। ठीक है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ द पैराबोलिक फॉर्म 2/3 BH। आपकी एच यहाँ पर क्या है, आपकी जो एच है वो पूरा हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो है 4/7 XU। अब बी कितनी है हमारी, बी हमारी कितनी है, बी तो वही रहेगी फ्रेंड्स, यहाँ एक बार आप देख लो। यहाँ पर आपकी C2 की बात हम कर रहे हैं, तो C2 हमारी पैराबोलिक वाली, ये हमारी तो इतना तो कितनी है आपकी 4/7 XU है। ये वैल्यू आपकी कितनी थी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो लग रही है, ये हमारी तभी 0.447 FC की है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से यहाँ तक बी पर ये पूरा लगेगा ना, ये पूरा ऐसे ऐसे करके लगेगा, 4 5 SC के 4 5 SC के 4 पर। तो हम यहाँ से एरिया हमारा ये भी मिल जाएगा, यानी बी, यानी 2/3 4/7 AXU इंटू बी। तो हमारी एरिया हो जाएगी यहाँ पर 2/3 बी इंटू एच हमें पता चल गया, 4/7 XU, और बी तो बी ही है। एरिया हमारी क्या होगी, 2/3 4/7 इंटू XU/बी। ठीक है, यानी 8/21 XU एरिया आपका। आप हमारी एरिया है, स्पेस हमें पता है 4 5 FC के में आप मल्टीपल कर लीजिए तो हमारी C2 मिल गया। अब C2 कहाँ एक्ट होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द ब्लॉक, द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ C2 कहाँ होगा, फ्रॉम द मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। देखिए आपकी 3/7 था, वो था आपका 3/8 इंटू x2 आपका कितना था फ्रेंड्स, x2 आपका 4/7 XU। अब यही हमने आगे निकाले हैं यहाँ पर आपके लिए। देखिए यहाँ पर हमने निकाला है द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ब्लॉक मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। 3/7 आपकी क्या है, 3/7 आपकी रिक्टेंगल वाले पार्ट की डेप्थ है, वो हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमने क्या, पैराबोलिक फॉर्म में, तो हमारी पैराबोलिक के लिए 3/7 होता है, अरे 3/8 इंटू 4/7 हमारी क्या थी, जो पहली थी वो हाइट क्या है, S2। तो हमारी 9/40 यानी 9/14 XU आ गया। अब टेकिंग द मोमेंट, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दो फोर्स आ गई, इन दो फोर्स की एक कंबाइंड फोर्स निकालेंगे, क्योंकि हमारी दो फोर्स अलग अलग जगह पर एक्ट कर रही है। एक रेक्टेंगल वाले पार्ट पर एक्ट कर रही है, तो एक हमारी पैराबोलिक पार्ट वाले पर एक्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्स को मिला के एक फोर्स निकालेंगे। तो वो फोर्स क्या होगा, वो हमारी फोर्स तो आप सिंपल है निकाल सकते हो, C1 इक्वल टू C1 प्लस T, यानी दोनों को जोड़ दो। जो हमारी यहाँ से हमने C2 निकाला, यहाँ पे जो हमारी ये C2 है, उधर C1 था, इसको आपस में आप जोड़ दो, ये तो आपको मिल जाएगा अच्छे से। बट ये भी फोर्स कहाँ एक्ट होगा, इसको निकालने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, C1 को हमने तो मान लिया था, कि हमने C1 मान लिया, मान लीजिए यहाँ पर है
तो हम बीच में मानते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो आप कहोगे कि रेक्टेंगल वाले पार्ट में मान लिए, तो आप कहीं ऐसे मानिए। आप क्या करेंगे, तो यहाँ से टॉप से मान लीजिए S3 डिस्टेंस पर है ये। अब इस टॉप मेंबर फाइबर्स पर, आप टॉप फाइबर्स पर आप मोमेंट ले लो। जब आप मोमेंट लोगे तो C1x1/2, C1x1/2, तो x1 की वैल्यू, x1/2 की वैल्यू आपकी 3/40 आई थी। अब जबकि S2 की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, यानी कंबाइनेशन आपकी 9/40 यहाँ पर आई है, तो वही हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनटू यू, क्योंकि हमारी कंबाइन है CU इंटू x3, तो हमने यहाँ किया CU इंटू S3। आपको समझ में आ गया होगा हमने कहाँ लिया, टॉप फाइबर पर हमने क्या लिया, मोमेंट लिया है। तो मोमेंट लिया यानी C1 इंटू x1/2, x1/2 हमारी क्या थी, 3/40 थी। और उसके बाद C2 की वैल्यू हमारी, उसके बाद C2 देखिए, अब C2 हमारी डिस्टेंस कितना दूर है, कितना दूर है, उसके लिए हमने वैल्यू कितना निकाल रखी है, ऑलरेडी हमने निकाल रखी है 9/40, यानी 9/14 XU हमने पहले से निकाल रखा है। तो 9/14 इंटू C2 में गुणा कर दिया, तो 9/14 C2 गुणा कर दिया। अब C3 क्या है, C3 इंटू x3, यानी CU हमारी क्या है, कंबाइनेशन है, और x3 डिस्टेंस पर है, यानी जो हमारी CU एक्ट कर रही है x3 डिस्टेंस पर एक्ट कर रही है। तो CU हमारी एक्ट कर रही है S3, तो इसको हम मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि हमारी S3 कहाँ से, टॉप फाइबर से डिस्टेंस। तो आप के बाद आपको एक कंबाइनेशन आपने निकाल लिया, C1 को ऐड कर दिया, C2 को ऐड कर दिया, C1 C2 को ऐड करने के बाद आपको जो कंबाइनेशन CU आएगा 0.36 जिप्सी के XU आता है, वही हमारा लगभग फ्रेंड्स इन्होंने यूज किया 0.06 या 0.36 हम यूज करेंगे फ्रेंड्स। आपकी उसके बाद ये डेटा आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, आपको देखिए ये डेटा मिलेगा। यहाँ पर दो डेटा है फ्रेंड्स, आप उसके बाद पुट करेंगे डेटा, किसके डेटा पुट्स करेंगे, यहाँ पर C1 रखेंगे। C1 का मान, ये हमारा फार्मूला जो हमने यहाँ पर पढ़ा है आपका सेम फार्मूला, यहाँ पर C1 3XU/40 प्लस C2 9XU/40 इक्वल टू CU S3। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे उस वैल्यू को। मैंने पुट किया, C1 की वैल्यू आपकी इतनी हुई, ये आपकी ये हमारी डिस्टेंस है जो x1/2 है। अभी हमारी यहाँ से यहाँ तक C2 है, ये हमारी डिस्टेंस है टॉप फाइबर से, या आपकी C3 है, ये आपकी डिस्टेंस है टॉप फाइबर से x3। आप उसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए, x का होल स्क्वायर है फ्रेंड्स, यहाँ से x कट जाएगा। उसके बाद आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो यहाँ से x3 मिलेगा, x3 का मान आएगा आपका 0.4166, यानी वो टॉप से कंप्रेशन, जो कंबाइंड कंप्रेशन फोर्स लगेगा वो टॉप से 0.416 पर लगेगा। एक बार और आप देख लीजिए, आपने वैल्यू पुट कर दिया, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये हमारी कैलकुलेशन है पूरा। अब कैलकुलेशन के बाद आप x3 कर लेंगे, 0.42 हमने मान लिया लगभग XU। अब ये हमारी क्या होगी, टॉप फाइबर से हमारी कंबाइनेशन वाली, आप यहाँ देखो ये हमारी एग्जैक्ट है वैल्यू, यानी आपका ये क्या है, ये एग्जैक्ट देखिए लग रहा है, ये यही हमारा C, कितना डिस्टेंस लगेगा यहाँ से यहाँ तक, 0.42 XU। ठीक है, अब हम उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी कंबाइन लग गई यहाँ पर Q। उसके बाद वो कितने डिस्टेंस है टॉप फाइबर पर, 0.42 XU पर। अब देखिए x3 आपका ये है। अब उसके बाद लीवर आर्म निकाल लीजिए, लीवर आर्म यानी जेड है। जेड क्या होता है, ये हमारे टेंशन का जो स्टील यूज करते हैं उसके सेंटर से
जो कंप्रेशन का कंबाइन है उसके बीच का डिस्टेंस होता है। यानी ये जो कंबाइन है यहाँ से यहाँ तक आप हमारी होती है फ्रेंड्स जेड, तो हम जेड बोलते हैं क्योंकि हमारी ऊपर को तो पता है यहाँ जेड है। तो आप क्या करो, ये हमारी पूरी ये क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ होती है। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, कंप्रेशन फाइबर से लेके सेंटर ऑफ द स्टील ऑफ द टेंशन फाइबर्स, वहां से बीच का डिस्टेंस है। अब डी निकालने के लिए आप क्या करो, जेड निकालने के लिए डी -0.42 एक्स, आपका जेड निकल जाएगा। ये जेड हम यूज करेंगे कहाँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी बीम का हम जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो वहां पर हम जेड का यूज करेंगे। अब आप क्या करिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील अटैच टू द बीम सेक्शन, हमने ये पढ़ लिया था फ्रेंड्स अच्छे से। अब इसके थोड़ा यूजेस पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमने तो कंबाइनेशन क्या निकाला है, अभी से सी निकाला है ना। अब तो हमें यहाँ पर कंबाइनेशन अब टी भी तो निकालना है, टेंसाइल टेंसाइल। अभी तो हम कंप्रेशन का निकाल रहे हैं लेकिन हम स्टील भी तो यूज कर रहे हैं। अब स्टील यूज कर रहे हैं तो अब इसकी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने के, उसके कैलकुलेशन के लिए आपको उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। ये हम अलग वीडियो में पढ़ लिए फ्रेंड्स। तो ये हमारी कर्व के बारे में हम लेक्चर्स में अपने पढ़ लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर जो टेंशन फाइबर में जो टी होती है यानी टेंसाइल स्ट्रेस होगी, टेंसाइल स्ट्रेस, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको एक कर्व के बारे में ज्ञात होना चाहिए क्योंकि एक कर्व हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बिना इस कर्व का समझे आप डिफाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें दो कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन होता है कि जो हमारी स्टील होती है टेंशन फाइबर में, वो अभी इसी के बीच लाई करती है, इसी के बीच जब लाइट करती है तो उसके पहले हमारे कंक्रीट जो होती है वो 0.0035 तक पहुंच जाती है। और दूसरा केस है कि हमारी कंक्रीट यहाँ लाई करे या स्टील यहाँ लाई करे। जब स्टील यहाँ लाई करती है तो उस समय भी हमारी स्टील 0.00, उस समय भी हमारी जो कंक्रीट है वो 0.0035 तक पहुंचती है, लेकिन उस समय पहुंचने में उसको समय लगता है। इस यहाँ पर उसको पहुंचने में समय नहीं लगता। जब यहाँ पर उसको पहुंचने में समय नहीं लगेगा तो यहाँ का कौन सा फेलर होगा, बिटल फेलर होगा। और यहाँ पहुंचने में उसको समय लगता है तो यहाँ पर कौन सा फेलर होगा, यहाँ पर डक्टाइल फेलर होगा। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस कर्व के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। देखिए आपका नीचे क्या बोला है, स्ट्रेन वैल्यू इन द इनर्शियल स्ट्रेट पोर्शन, यानी स्ट्रेन वैल्यू आपके इनर्शियल पोर्शन है, बट ये पोर्शन कौन सा है, स्ट्रेट पोर्शन है। और दूसरा है स्ट्रेन वैल्यू इन द इंटरमीडिएट कर्व पोर्शन, इसमें स्ट्रेन वैल्यू हमारी इंटरमीडिएट है बट ये कर्व्ड पोर्शन है। तीसरा क्या है, स्ट्रेन वैल्यू इन द फाइनल स्ट्रेट पोर्शन, स्ट्रेट वैल्यू इन द फाइनल स्ट्रेट पोर्शन, यानी इसके बाद आपका स्ट्रेन में परिवर्तन होगा लेकिन उस समय हमारी जो स्ट्रेस होगा वो देखिए इसके बाद हमारी जो स्ट्रेस हो कांस्टेंट हो गई, यानी यहाँ के बाद हमारी स्ट्रेस क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाएगी। अब इसके बाद आपका स्ट्रेस बढ़ेगा ही नहीं लेकिन हमारी स्ट्रेन क्या हुई, देखिए अब स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसी का हम देखिए हमारे यहाँ पर भी दो चीजें हैं, आपको ये पॉइंट को ध्यान रखने वाली बात है कि स्ट्रेन एट द टॉप फाइबर, ये स्ट्रेन एट द टॉप फाइबर, स्ट्रेन एट द बॉटम फाइबर, स्ट्रेन एट द बॉटम फाइबर और स्ट्रेन एट द सेंट्रोइड। तो हम इसमें स्ट्रेन एट द सेंट्रोइड की ही बात करते हैं। हम टॉप और बॉटम फाइबर के स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ उसके सेंट्रोइड पर, इसके सेंट्रोइड पर जो स्ट्रेन डेवलप होगा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसको हमने क्या माना है, साइलेंट एसिटी माना है। अब देखिए ये कर्व दो कंडीशन का फॉर्मेशन करता है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अभी आगे पढ़ेंगे कि हमारे बीम कब ओवर एनफोर्समेंट होती है, कब आपकी अंडर एनफोर्समेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी फेलर टेंशन फेलर हुई कि आपका फेलर कंप्रेशन फेलर हुई, आपकी टेंशन कि आपका फेलर प्राइमरी टेंशन फेलर है या सेकेंडरी कंप्रेशन फेलर है, उसके बारे में हम अच्छे से अपने आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। बस उसकी कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट यहीं से होता है फ्रेंड्स।
आपका ये जो कर्व है, आपको लग रहा है कि आपका कर्व यहाँ से यहाँ तक किस पोर्शन में, आपका कर्व यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट वाले पोर्शन में है। यहाँ पर देखिए आपका कर्व यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट पोर्शन में है। जब स्ट्रेट पोर्शन में, तो आप ये बताओ कि आपकी यहाँ पर स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस आपके यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, और स्ट्रेन में परिवर्तन हो रहा है। स्ट्रेस कांस्टेंट है बट स्ट्रेन में परिवर्तन हो रहा है। अब मान लीजिए टी बराबर आपकी यहाँ पर जो आप मानोगे 0.87F5 इंटू जेड, तो ये हमारी कांस्टेंट होगी, हमारी यही वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इससे, क्योंकि हमारी स्ट्रेस जो आनी थी वो आ चुकी है, वो 0.87F5 आ चुकी है। अब उससे ज़्यादा स्ट्रेस यानी यहाँ पर आएगी नहीं, बट उसके स्ट्रेन में यानी स्टील जो यूज कर रहे हैं उसके स्ट्रेन में एलोंगेट होगा। जब एलोंगेट होगा तो आप बताओ, जब आप बीम बनाते हो तो आप नीचे क्या प्रोवाइड करते हो, ये हमारी प्रोवाइड की हो आप रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट में विदाउट स्ट्रेस, स्ट्रेस हो नहीं रहा, इसमें सिर्फ स्ट्रेन का वेरिएशन हो रहा है। यानी इसमें जब स्ट्रेन का वेरिएशन होगा तो हमारी क्या होगी, जो स्टील होगी ना वो क्या होगी, थोड़ा थोड़ा एलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब एलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा तो एलोंगेशन भी होगा और वो धीरे धीरे शिफ्ट होती जाती है कहाँ पर, ऊपर की ओर। और यानी धीरे धीरे हमारी शिफ्ट हो गया आगे कर्व। अब उसके बाद हमारी जो स्ट्रेस इस कर्व इसमें होता है कंक्रीट में, वो स्ट्रेन धीरे धीरे अपनी अचीव करने लगती 0.00035, क्योंकि स्ट्रेन भी तो अचीव करना है। जब स्ट्रेन अचीव करेगी 0.0035 तो उसको अचीव करने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए समय लगता है क्योंकि यहाँ पर स्टील का रोल है कि स्टील में क्या होता है, एलोंगेशन हो रहा है। क्योंकि देखिए इसके बाद तो स्टील में एलोंगेशन ही तो हो रहा है। तो उस समय क्या होता है, जब एलोंगेशन होता है तो उसके बाद जो हमारी फेलर होती है, वो हमारी फेलर जो होती है वो डक्टाइल होती है। इसलिए एलोंगेशन के समय आपकी ऐसे बीम एलोंगेट होगा और उसके बाद धीरे धीरे क्रैक आएगा। ठीक, फिर एलोंगेट होगा तो और ज्यादा ट्रैक क्रैक आएगा, तब हमें जाके क्रैक विजिबल होती है। उसके बाद हमें उसके बाद और एलोंगेट होगा तो थोड़ा और क्रैक आएगा, तब से हम क्या करेंगे, अपने सामान वामान लेके बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं। तो हमारे पास यानी समय होता है। और दूसरा केस कब कब बनता है, देखिए इस समय ये कर्व कहाँ था, ये आपको एक ध्यान देने वाली पॉइंट है। उस समय हमारी कर्व स्ट्रेट लाइन में थी, यानी कंक्रीट ये जो हमारी स्टील यूज किए हैं वो स्टील हमारी स्ट्रेट पोर्शन में है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो स्टील है वो स्ट्रेट पोर्शन में नहीं है, वो स्टील हमारी कहाँ है, वो हमारी स्टील है कर्व पोर्शन में। देखिए आपकी स्टील अब कर्व पोर्शन में है। यहाँ पर देखिए आपकी जो स्टील है वो कर्व पोर्शन में है। अब जब स्टील आपकी कर्व पोर्शन में है, अब देखिए यहाँ पर स्टील आपकी है और ये स्टील आपकी किस में है, कर्व पोर्शन में है। जब हम स्टील आपकी कर्व पोर्शन में, यानी स्टील अभी तक इल्ड नहीं हुई है। इल्ड होने का मतलब कि T1 अभी तक 0.87 या 5 तक नहीं पहुंचा है। अब जबकि अगले में हमने यहाँ पर हमारी 0.87 या 5 तक क्या होती है, स्टील पहुंच चुकी होती है। यानी यहाँ पर जो हम टी वैल्यू निकालेंगे ना फ्रेंड्स, उसमें 0.87 या 5 मान लेते हैं। बट दूसरे केस में यहाँ पर अभी भी हमारी कर्व 0.87 तक नहीं पहुंची, इसलिए हम टी की वैल्यू 0.87 यानी इसलिए आपकी टी की वैल्यू फ्रेंड्स, जो हमारी टी यू की वैल्यू होगी वो 0.87 के बराबर होगी ही नहीं। ये सबसे बड़ा ध्यान देने वाली पॉइंट है। आपकी वैल्यू 0.87 तक नहीं पहुंची है, क्योंकि हमारी यहाँ से करो ये 0.87 होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी इसके नीचे ही है। यानी यहाँ पर हमारी कर्व अभी इल्ड नहीं हुई है। जब इल्ड हो जाती है तब हम 0.87 आता है फ्रेंड्स। यानी यहाँ पर हमारी कर्व अभी इल्ड नहीं हुई है। जब कर्व हिल्ड नहीं हुई है तो कर्व में भी तो स्ट्रेस बढ़ेगा। जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो कंक्रीट में भी तो स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि लोड आप बढ़ाओगे, जब लोड बढ़ाओगे तो दोनों में स्ट्रेस बढ़ना है। तो हमारी क्या होती है, कंक्रीट को इल्ड इल्ड होते होते उसके पहले कंक्रीट इल्ड हो चुकती है।
यानी उसके पहले जो हमारी कंक्रीट वो 0.0003 पर पहुंच चुकी। यहाँ पर जब वो पहुंच जाती है तो उसके बाद हमारी जो वैल्यू है वो फेल हो जाती है, यानी कंक्रीट सबसे पहले यहाँ पर फेल हो जाएगा और ऐसा फेल होगा पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है और उसमें हमें समय नहीं मिलता, क्योंकि हमारी स्टील तो ईल्ड नहीं हुई है। स्टील जब ईल्ड नहीं हुई है तो स्टील में एलॉन्गेशन तो होने का कोई चांस नहीं है। स्टील में एलॉन्गेशन नहीं होगा तो स्टील हमारा ऐसे ही सीधे इसी पूरी तरफ खड़ी ही है। तो स्टील से पहले ही कंक्रीट 0.003 तक पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद वहां पर क्या होता है, एक्स्ट्रा टॉपिक फेलर हो जाता है, यानी पूरी पूरी स्ट्रक्चर्स थोड़े ही समय में ढह जाएगी, यानी पूरी तरह बैठ जाती है। तो किस लिए बैठती है, तो आपको ध्यान देने वाली पॉइंट एक करो की वजह से बैठती है कि हमारी जो स्टील है वो अभी तक ईल्ड नहीं होती, इसी के कारण हमारी कंक्रीट में यहाँ पर कौन सा फेलर होता है, वो ब्रिटल फेलर होता है। ये हमारी ब्रिटल फेलर थी। अगला हमारी टेंसाइल मतलब एक डक्टाइल फेलर थी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि डेटा को निकाल लेंगे। उसके बाद हम जो फार्मूला यूज करेंगे फ्रेंड्स के बारे में देख लेंगे कि आपका जो फार्मूला है ये आपका इंटरनल मोमेंट निकालने का फार्मूला है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स आप जब बीम बनाते हो ना तो आपकी जो लोडिंग आती है ना, यहाँ पर सपोर्ट आप देते हो, यहाँ पर लोडिंग आती है, यहाँ पर जो डब्ल्यू लगाते हो तो यहाँ पर एक मोमेंट मिलता है WL²/8। ये अब आपका क्या होता है, ये आपका कुछ मोमेंट पर स्ट्रक्चर पर जनरेट होने वाली मोमेंट है। अब जबकि ये इंटरनल मोमेंट है, यानी जो स्ट्रक्चर के इसके बीम के अंदर जनरेट होगा, यानी आपके ऊपर से जो आ रही है यम यानी यम ये आ रहा है WL²/8 ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ से डेवलप होगा, बीम के अंदर से डेवलप होगा और T/Z या C/Z डेवलप होगा, यानी T/Z या इक्वल टू C/Z इसके अंदर से डेवलप होगा और बाहर से क्या आएगा WL/L²/8। जब भी WL² ज्यादा आ गया इस फोर्स से यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, तब हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी, फेल हो जाएगी। जब भी हमारी जो बाहर की मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, इसको हम बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, ये हमारी बेंडिंग मोमेंट है। और जो ये है हमारे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जब आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तब आपकी बीम सेफ रहेगी। जब आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम हो जाएगा तो आपकी बिल्डिंग ये बीम सेफ नहीं होगा। जैसे आपके शरीर के अंदर क्या होता है, बीमारी होती है, बीमारी को दूर करने के लिए आप दवा यूज करते हो। यदि दवा की ताकत स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू आपकी बीमारी, तो वो आपकी बीमारी को सही कर देगी। लेकिन आपकी बीमारी में जो कीट पाए जाते हैं, मान ली बैक्टीरिया, वो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू आपकी दवा के, तो आपके बीमारी शरीर में वो रहेगी, आपका दवा उस बीमारी को नहीं मार पाएगा, आपकी बीमारी पूरी शरीर में फैल जाएगी। तो यही वजह है कि मान लीजिए कि हमारी बेंडिंग मोमेंट जब भी ज्यादा होती है तो जो हमारी बीम है वो सह नहीं पाती और पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है। लेकिन जब उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने इतना डेवलप कर लिया तो आने वाली बेंडिंग मोमेंट को क्या है, बियर कर लेती है, तब हमारी बेंड जो हमारी बीम है वो सेफ रहती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जो जेड है, जेड इज द लीवर आर्म विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ C एंड T। T act the centroid of the concrete of the steel pillar and T is the act of the centroid of the steel। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बात किया है, तो C हमारी क्या है, तो हमारी C है फ्रेंड्स T/Z। देखिए आपका ये T था फ्रेंड्स, ये आपका C है। अब इसके बीच का डिस्टेंस Z है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो स्टील यूज हो रहे हैं का फोर्स है कॉम्बाइनेशन, और यहाँ पर जो हमने कंक्रीट यूज किया उसका फोर्स ऑफ कॉम्बाइनेशन है। और इसके बीच में यहाँ पर हमने कंक्रीट को इग्नोर कर दिया था पूरी तरह से,
तो हमारी ये जो फार्मूला था फ्रेंड्स, यानी हमने जो फार्मूला यहाँ निकाला है इसको हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, टी इंटू जेड, टी इंटू जेड। अब हम टी की वैल्यू 0.87 या 5 कब रखते हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया, जब हमारी अंडर अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन होगा। और यदि हमारे 0.87 या 5 हम नहीं कभी नहीं पुट करेंगे, कब नहीं पुट करेंगे, जब हमारी ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन होगा, तो हम टी इक्वल टू 0.87 या 5 नहीं पुट करेंगे। इसके लिए हम अगला जो हमारी लेक्चर होगा उसमें हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपकी 0.87 या 5 प्राप्त करने के लिए, यानी ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन को कैसे हम अंडर एनफोर्स सेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसमें ये भी पढ़ेंगे कि हमारी जो ओवर एनफोर्समेंट होती है, बैलेंस सेक्शन होती है, अंडर एनफोर्समेंट होती है, उसके कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। में ये भी हम पढ़ेंगे कि हमारी जो प्राइमरी टेंसर फेलियर होता है कि प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर होता है, उसके बारे में भी हम उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स।